खामोशी को खामोश करो ये बात तुम्हारे बस में नहीं, खामोशी तो खामोशी है, अगर फैल गई तो फैल गई। फैल गई तो फैल गई, क्या बात है, वाह वाह। तो कभी कभी वो खामोशी इतनी इफेक्टिव होती है कि आप उसको खामोश नहीं कर सकते। वो इतनी लाउड हो जाती है, वो इतनी गूंजती है कि फैज साहब की तरह हर तरफ से फिर जवाब आता ही आता है उसका। और फिर हम ये कहें कि इस टिपिंग पॉइंट को समझने के लिए शायद हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने अंदर देखना है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, और अगर कर रही हूँ और दानिस्ता कर रही हूँ तो उसकी क्या वजह है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये इंटरनल इंट्रोस्पेक्टिव रिफ्लेक्टिव प्रोसेस बड़ा ज़रूरी है, जो बहुत बार ये होता है कि हम उस प्रोसेस को एक डिनाइल स्टेट में रहते हैं और एड्रेस ही नहीं करते। और डिनाइल स्टेट में नहीं रहना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि हर इंडिविजुअल को कुछ जिम्मेदारियां अपनी ज़िंदगी की लेनी पड़ती हैं, जिनमें से एक ये जिम्मेदारी होती है कि कब आवाज़ उठाना है और कब खामोशी के जरिए आवाज़ उठाना। गुनीजन सभा भारत की प्राचीन कला और परंपरा को उजागर करती एक ऐसी सभा जहां प्रसिद्ध कलाकारों के साथ होती है एक विशेष चर्चा और उजागर होते हैं कलाकारों से जुड़े कई दिलचस्प पहलू। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं उस्ताद इमामुद्दीन खान, डागर इंडियन म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी और द डागर आर्काइव्स जयपुर। गुनीजन सभा का सदस्य बनने के लिए या और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें शबाना डागर 9929878604। हम बात कर रहे हैं खामोशी की और बुलंद आवाज़ की। मैं जानना चाहूँगी कि आप रेजिस्टेंस पोइट्री को इस कंटिन्यूम पर कहाँ रखते हैं और उसके बारे में थोड़ा। मैं ये समझता हूँ कि पोइट्री और क्रिएटिव आर्ट जो है वो हमेशा ही प्रोटेस्ट होती है। बेशक, चाहे आप बिल्कुल घटिया सा एक इश्किया शेर, और मैं घटिया इश्किया शेर और अच्छा इश्किया शेर और भी नाम फर्क है, समझ रहा हूँ, उसको हम फुटपाथिया शेर कहते हैं। जी, ये भी सुनने में आता है। वो भी मैं समझता हूँ कि प्रोटेस्ट तो होता ही है, क्योंकि शायर जब लिख रहा है तो वो ये लिख रहा है कि मैं ऐसा माहौल चाहता हूँ या ऐसी कंडीशंस चाहता हूँ और वो कंडीशंस नहीं है। राइट। अगर हम इसको मान ले कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन हमेशा कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट अपने अंदर अपनी कोख में रखती है, तो फिर हमें अगली स्टेज देखने की जरूरत है कि शायरी इससे जब ग्रेजुएट करती है प्रोटेस्ट से, तो वो एंटर होती है मेरे ख्याल में रेजिस्टेंस पोएट्री में या रेजिस्टेंस क्रिएटिव आर्ट में, जहां आप रेजिस्ट कर रहे हैं आप प्रोटेस्ट से आगे बढ़ करके कि ये मंजूर नहीं है। तो मैं शायरी को इन दो दर्जों में रखता हूं, और तीसरा एक और दर्जा है फिर जी, जिसको मैं इनकलाबी या रेवोल्यूशनरी शायरी कहता हूं। और इनकलाबी शायरी इनसे अलग उठ करके ऊपर कहती है कि अब बदलाव लाने की जरूरत है, खाली ये नहीं कि एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि क्या बदलाव लाया जाएगा और किस तरह से बदलाव लाया जाएगा, वो इनकलाबी शायरी है। इन तीनों में बहुत क्रिटिसिज्म रहा है, बड़ा झगड़ा रहा है प्रोग्रेसिव राइटर्स के बीच में, और हमारे जो बाकी प्रोग्रेसिव राइटर्स को क्रिटिसाइज करने वाले जदीद शायरी करने वाले लोग थे उनके बीच में, कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट एंड आर्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज। तो उनको एक्सेप्टेबल नहीं था आर्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज, बिल्कुल उसको वो पोस्टर शायरी कहते थे। पोस्टर शायरी दूसरी तरफ भी हो सकती है, तीनों कैटेगरीज में पोस्टर शायरी हो सकती है, उसका अलग ही कॉन्सेप्ट है, और तीनों में अच्छी शायरी हो सकती है जो लिटरेचर का पार्ट हो। सिर्फ प्रोटेस्ट भी अच्छा हो सकता है, सिर्फ रेजिस्टेंस भी खूबसूरत हो सकता है। और बुरी जो पहलू है वो तो हर चीज में होता है। हम साइंस लें, हम पोइट्री लें, साइंस रॉकेट बनाती है, लोग मारती है, साइंस हमें कंफर्ट भी देती है। बिल्कुल। तो ये कहना कि दो साइड्स नहीं हैं, इंसान की भी दो साइड है, देयर इज ऑलवेज दिस गुड एंड द इविल। तो
ये उम्मीद रखना कि कोई इवल साइड या बुरी साइड नहीं होगी, वो तो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इसलिए मैं उस डिबेट को बहुत अच्छा नहीं समझता जो हुई। उसने नुकसान ही पहुंचाया हम लोगों को, हमारी शायरी को, हमारी जबान को। वो डिबेट जो थी बहुत है उसको लेकर, जो उसके बारे में सुनते हैं कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पावर पोइट्री में भी होती है कि वो दौर बदल सकती हैं, वो सोच बदल सकती हैं, तो वो चिकन एंड एग स्टोरी बनाकर हम इसे छोड़ ना दें कि जो मांगते हैं वो हम देते हैं। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालें। बड़े दोस्त हैं, बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके साथ यही डिस्कशन हो रहा था और वो कह रहे थे कि मैं फिल्में लिखता हूँ और गाने लिखता हूँ, तो वो उसका कहीं ना कहीं घटिया होने का जिम्मेदार वो आदमी भी है जो टिकट लेकर के जाता है मेरी फिल्में देखने के लिए। तो मेरा मानना ये था कि नहीं, गलत बात है। आप उसको जो देखने वाला है उसको आप जिम्मेदार जब ठहरा रहे हैं खराब फिल्मों का, तो आप कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। जी। जो बूके आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जिस तरह की फिल्में आप बना करके रख रहे हैं, उनमें से सबसे बेहतर वो चुन लेता है। उसकी लिमिटेशन ये है कि आपने उसके सामने वो जो गुलदस्ता रखा है वो अगर खराब है और उसके फूल सूखे हुए हैं, तो वो उन्हीं में से जो बेहतर फूल है वो पिकअप करने की कोशिश करेगा। तो जिम्मेदारी उन लोगों की है जो गुलदस्ता बना रहे हैं, जिम्मेदारी उस आदमी की नहीं है जो दुकान के ऊपर आया है और वो खरीदना चाहता है फूल। मैं समझता हूँ ये बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है कि हम कहें बुरा गाना सुना रहे हैं, बुरी लिरिक्स लिख रहे हैं, बुरी शायरी कर रहे हैं, बुरी लिटरेचर पैदा कर रहे हैं और कहें कि वो उन्होंने मांगा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने कुछ नहीं मांगा था आपसे। आप घर बैठे रहते, ना करते कुछ, तब भी वो अपना तलाश कर लेते कुछ। अगर हम हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस देखें तो ज्यादातर जबानों की शुरुआत जो है वो शायरी से है। अच्छा। और जो पुराने से पुराने टेक्स्ट हैं वो शायरी है। अगर वेदास को भी हम देखें तो वो भी शायरी है, कुरान ऑलमोस्ट पूरा ही शायरी है। शबद साहब को देख लें तो ज्यादातर शायरी से, जिसका मतलब ये है कि शायरी करना अपने अंदर एक क्रिएटिव अर्ज को सेटिस्फाई करता है समाज के। बेशक। एक तोहमत लगाई जाती है गजल पर बारहा कि गजल रोती क्यों है इतना। और मेरे कुछ दोस्त भी पूछते हैं कि ज़्यादातर गज़लों में इतना दुख, और यहाँ मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी। गौहर साहब ने मेरी किताब के लिए, मेरे कलेक्शन ऑफ पोएम्स के लिए तहरीर लिखी, तो उसमें इन्होंने आखिर में एक दुआ दी है मुझे, और उस दुआ में इन्होंने कहा है कि मेरी दुआ है कि अमिता को फिर एक चोट लगे, फिर बहुत सा दर्द हो, और इतना दर्द हो कि ये फिर उसके बाद कुछ और बहुत ही बेहतरीन कह पाए। तो दर्द, और मैं वाकई उसको दुआ समझती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि दिल का दर्द एक ऐसा बदलाव लाता है हमारे अंदर। ये नहीं कि उसके बाद हम खुश नहीं रह पाते। तो ये क्या खोलता है हमारे अंदर? दर्द की अहमियत गज़ल में और पोइट्री में क्या है? शेख गुएवारा की एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है, और शेख गुएवारा कहते हैं कि a revolutionary is guided by feeling of intense love। तो अगर दिल में दर्द नहीं है, अगर मोहब्बत नहीं है, अगर इश्क नहीं है आपको, और वो इश्क अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है, वो तरह तरह की चीज़ों से हो सकता है, और अगर एक चीज़ से इश्क नहीं है तो दूसरी से भी नहीं हो सकता। वो जो खाली हैं, जिनके दिल खाली है, वो खाली ही रह जाता है। तो मेरे ख्याल में शायरी करना ही मुश्किल काम है जब तक चोट नहीं लगे। I also agree with you on that। और मैं तो ये कहूँगा कि आप प्रोफेशन में तो मेरा कोई दखल ही नहीं है, लेकिन जाहिर है म्यूज़िक भी पॉसिबल नहीं है अच्छी, जब तक दिल पे चोट ना हो और पूरी तरह से डूबा ना जाए और वो इश्क ना हो अपने कॉम्पोजिशन से, तब तक अच्छा कुछ नहीं निकल सकता, मेरा मानना। करेक्ट। हैप्पी के लिए भी चोट जरूरी है, टू वैल्यू द हैप्पी। मेरा मानना यह है कि अगर इंटेंस फीलिंग नहीं आई, बिल्कुल
अश्क जाहिर बिल्कुल अश्क जब तक जाहिर नहीं। नहीं होता है उससे पहले, और इसमें अश्क की खूबसूरती ये है कि उसको दोबारा मुकर्रर करवाया जाता है कि आप फिर से सुनाइएगा। क्या क्या बिल्कुल बात सही है, क्या बात है। चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे पोएट्री हो, बिल्कुल वापस से आपको गुजारिश की जाती है फिर फिर से से सुना दो। फिर से चाहता है। क्योंकि वो दर्द किसी और का दर्द है जिसको अल्फाज मिल गए या जिसको सुर मिल गए और फिर वो एक कैथार्टिक एक्सपीरियंस बन जाता है शायद। हसास बुरा शायर भी मैं इस बात को अक्सर रिपीट करता हूँ जी। कि बुरा शायर भी जो है, बुरा कौन होता है? अगर शायरी अच्छी नहीं आती है, आपकी कम्युनिकेट नहीं कर पा रही जो है, दिल से दिल तक ना पहुंचे। जो दिल से दिल तक जी। नहीं पहुंच रही, वो भी जब आप सुने उससे, ये हम सबका शायद एक्सपीरियंस रहा हो कि जब कोई सुना रहा है, आपको लगेगा सुनने के बाद कि यार ये तो बिल्कुल बेकार की बात की है, तो कोई नई बात ही नहीं है, इसमें तो कोई बात ही नहीं बनी, पर उसके चेहरे के ऊपर जो तासुर होंगी, उसकी जो एक्सप्रेशन होगी, वो आपको ताज्जुब में डालेगी कि ये इतना क्यों इसमें डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आप आइसोलेशन में रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, सांस लेते हैं, आप समाज का हिस्सा होते हैं और समाज ने ही आपको गढ़ा होता है। कितना भी आप अपने को सोचेंगे मैं बहुत बड़ी तोप चीज हूं, मैंने अपने को खुद बनाया, ऐसा होता नहीं है। एक्सपीरियंसेस तो ढलते ही हैं आपके ढलते ही हैं, शख्सियत में। उसमें आपकी शख्सियत बनाने वाले आपके घर वाले होते हैं, टीचर्स होते हैं, दोस्त होते हैं आपके, जहाँ आप काम करते हैं वो सब होते हैं, उनसे ही आपकी शख्सियत बनती है। और अगर मैं परवीन शाकिर को देखूं तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल का है। कमाल का है। अब ये बात कहना कि वो फैज साहब जैसी शायरा हैं या साहिर जैसी हैं तो नहीं है। और यही तो सच्चाई है कि अलग हर बात है अच्छे वो। शायर की अपनी एक पहचान तो होती है। क्या कहना, गालिब मीर जैसे नहीं है, मीर गालिब जैसे नहीं है, अलग अलग वक्तों में हुए हैं। और यहाँ पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चैलेंजेस अलग होते हैं हर वक्त। तो फिर मैंने ये भी देखा कि जो बोलते हैं उसके बोलने की, उसको अपनी आवाज उठाने की एक कॉस्ट होती है। कॉस्ट हमेशा ही होगी जी। इसीलिए हर कर्ज चुकाना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। तो आपके ऊपर कर्जा है पिछली जनरेशन्स का और अगली जनरेशन्स का भी, वो कर्ज तो चुकाना पड़ेगा कुछ लोगों को। ये नहीं हो सकता कि आप खामोशी से प्रोटेस्ट करें या आवाज बुलंद करके करें और उसकी कॉस्ट ना हो। कॉस्ट होगी समाज के अंदर, और कुछ लोगों को आगे बढ़ करके ये कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ती, फिर शायद बदलाव आ जाता है और फिर वो एक जिंदगी का हिस्सा, समाज का हिस्सा, कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाता है। अब से 100 साल पहले ही नहीं सोच सकते थे कि लड़कियां मोटरसाइकिल चलाएंगी, साइकिल चलाएंगी, और कुछ लोग निकले, उन्होंने कॉस्ट पे की, उस वक्त रिबेल किया, बाहर आए, आज वो एक हिस्सा है हमारे समाज का कि निकल सकती। गुनीजन सभा का सदस्य बनने के लिए या और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें शबाना डागर 99 29 87 86 04। मैंने तुमको अपना सब कुछ दे डाला था, प्यार मोहब्बत तन मन सब कुछ, टूट के मैंने इश्क किया था और यही महसूस हुआ था मैं भी मजनू हो सकता हूं, तुम भी लैला बन सकती हो, लेकिन तब मालूम नहीं था एक किसी का होकर रहना सबके बस की बात नहीं। एक किसी पर मर मिट जाना, एक किसी पर मर मिट जाना, लैला होना, शीरी बनना या फरहाद की हद तक जाना सबके बस की बात नहीं है। मुझको ये एहसास नहीं था एक मुकम्मल इंसान हो तुम, जैसे एक हवा का झोंका, नरम गुदाज और भीगा भीगा, बदन को छूकर गुजरे पैहम, हौले हौले बहता जाए, साथ हो लेकिन हाथ ना आए। मुझको ये मालूम नहीं था अगर ये गर्म नरम हवा का झोंका रुक जाए तो सांस भी लेना मुश्किल होगा। कितना मैं मायूस हुआ था, तुमको कितना दुख पहुंचा था जब हमको एहसास हुआ था मजनू होना, लैला बनना सबके बस की बात नहीं। और जब इश्क की इस मंजिल से
पीछे मुड़कर देख रहे हैं। लैला के अनहद चेहरे हैं सब तुम जैसे। कितनी बार मुझे और तुमको लोगों ने संसार किया है, और हम दूध की कितनी नहरें अब तक पीछे छोड़ा है। वाह वाह वाह, क्या